हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। तो करंट अफेयर में हम सबसे पहले जिन मुद्दों पर बात करते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो हैं प्रोजेक्ट नंबर, डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ट्रू सेवन मिशन क्या है, लघु सिंचाई योजनाओं पर रिपोर्ट आई है जो कि छठवीं रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर इससे 2023 में प्रश्न नहीं आ रहा है तो 24 में इससे श्योर प्रश्न बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर अपना स्वयं का एक नोट्स तैयार रखें, क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट करने वाला डेटा है, एकदम कंफ्यूज करेगा यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब चीजों को लेके। खैर, चलिए वन लाइनर के साथ समसामयिकी शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के प्रवास के बाद जब भारत आते हैं तो सबसे पहले इसरो जाते हैं और वहां पे उन्होंने कुछ घोषणाएं की, जिनमें शामिल हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति के रूप में जाना जाएगा। चंद्रयान 2 ने जहां पे अपनी छाप छोड़ी उसे तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और चंद्रयान 1 के प्रभाव जांच को अब जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। साथ ही चंद्रयान 3 जिस दिन सक्सेसफुल हुआ था उस दिन 23 अगस्त था, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इंडियाज स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं ये, और इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के कल ही अपडेट कर दी गई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही कंटेंट का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप लोग वहां से जुड़िए और पीडीएफ को निःशुल्क डाउनलोड करिए। आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सीआरपीएफ ने हाल ही में प्रतिष्ठित सुरक्षा टीमों में शामिल होने से पहले कर्मियों की साइकोलॉजी जांच के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कॉप्सिस कॉप्सिस COPSYSS सॉफ्टवेयर पर स्विच किया है। सॉफ्टवेयर से ध्यान आया, अगर आप लोग को याद हो तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अब भारतीय सेना द्वारा यूज किया जाएगा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के पेश टाइगर रिजर्व के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो पेश टाइगर रिजर्व के पर्यटक अब साइकिल सफारी का भी अनुभव करेंगे। इससे पहले वहां पे जीप और कैंटर सफारी ही थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सतपुड़ा रेंज में ये पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है, और इसका नाम जो है, वहां एक नदी है पेंच नदी, उसके नाम पर इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व रखा गया है। अच्छा, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह बाहर कहीं गया हुआ था, अभी शाम को भी मुझे जाना ही है। तो टेस्ट का क्या है कि टेस्ट अगर मैं 8 बजे तक आ जाता हूं तो मैं आप लोग को अपलोड करके उसके पीडीएफ के साथ ही आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट अंबर के बारे में। राष्ट्र प्रोजेक्ट अंबर क्या है? अब प्रोजेक्ट अंबर का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो सकता है। इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयमेंट की बात आई तो रोजगार से रिलेटेड होगा, और जब रोजगार से रिलेटेड है तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय तो निश्चित होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है प्रोजेक्ट अंबर। जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय 1500 शिक्षार्थियों को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उन्हें प्रोजेक्ट अंबर के तहत रोजगार के अवसरों से जोड़ रहा है। यह परियोजना संकल्प कार्यक्रम के तहत और निजी परोपकार द्वारा वित्त पोषित है, और इसका लक्ष्य 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें 50% महिला प्रशिक्षु भी शामिल होंगी। अब आगे बात करते हैं डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो है केनरा बैंक ने क्या किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला ये जो है पहला बैंक बन गया है, इसलिए ये न्यूज में था और इंपॉर्टेंट भी है। इस सुविधा की शुरुआत के साथ ग्राहक केनरा डिजिटल रुपया ऐप का यूज करके यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल मुद्रा के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी के साथ सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च भारतीय अर्थव्यवस्था की डिजिटल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, और इससे ग्राहकों को आरबीआई द्वारा तैयार डिजिटल मुद्रा के साथ
तेज और सुरक्षित लेन देन का लाभ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं क्रू 7 मिशन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो बेसिकली ये जो न्यूज में था वो इसलिए था कि ये जो अभी टेक ऑफ हुआ है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सारे अलग अलग देश से हैं, नहीं तो इससे पहले नासा जो है अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादातर रखता था। अब होता क्या है कि वर्ष 1998 में अंतरिक्ष स्टेशन के लॉन्च के बाद से क्रू 7 मिशन अंतरिक्ष में विभिन्न देशों के बीच चल रहे एक सहयोग का परिणाम है। इस बार अमेरिका, डेनमार्क, जापान और रूस सहित 4 देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने 26 अगस्त को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष स्टेशन की ओर स्पेस एक्स रॉकेट पर सवार होकर उड़ान भरी। स्पेस एक्स के मालिक का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वो रविवार यानी कि आज के दिन वो पहुंच सकते हैं, और वो वहां जब पहुंचेंगे तो मार्च से वहां जो लोग रह रहे हैं वो उनका स्थान ले लेंगे। और अंतरिक्ष यात्रियों का जो नया जत्था ये गया है ये अगले 6 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा और कई अलग अलग प्रयोग करेगा। अब बात करते हैं लघु सिंचाई योजनाओं पर जो छठी रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं, जिनमें 94.8% भूजल से और 5.2% सतही जल योजनाएं शामिल हैं। अब तक क्रमशः जो ये रिपोर्ट आई है वो 1986-87, 93-94, 2000, 2001, 2006, 2007 और 2013-14 ये 5 रिपोर्ट अब तक आई हैं, और ये जो रिपोर्ट आई है ये 6वीं रिपोर्ट है। देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भूजल योजनाओं में जो अग्रणी राज्य हैं उनमें भी उत्तर प्रदेश शामिल है, सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। सतही जल योजनाओं की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र शीर्ष पे है। उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अब आगे बात करें 5वीं गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.4 मिलियन की वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल स्तर की योजनाओं में क्रमशः 6.9% और 1.2% की वृद्धि हुई है। मतलब कि भूजल की योजनाओं में जो वृद्धि देखी गई है वो 6.9% है और सतही जल स्तर की योजनाओं में 1.2% की वृद्धि देखी गई है। लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ये भी तब ऐसे ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है यहीं से बनाए जाते हैं। इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल हैं। महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट परियोजनाओं में अग्रणी राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य हैं। कम गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी जो है वो उत्तर प्रदेश है, मध्यम गहरे ट्यूबवेल में कर्नाटक है और गहरे ट्यूबवेल में पंजाब जो है अग्रणी राज्य के रूप में इस रिपोर्ट के आधार पर आगे है। पहली बार व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में लघु सिंचाई योजना के मालिक की लैंगिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की गई है इस रिपोर्ट में, और सभी व्यक्तिगत स्वामित्व की योजनाओं में 18.1% स्वामित्व महिलाओं के पास है। तो ये तो रहा दोस्तों आज की समसमाई की। और आज का टेस्ट ऐसा है कि अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, और अगर मैं शाम तक आ जाता हूं तो आज का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, साथ ही उसकी पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। अगर आपको कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनसे कहें कि चैनल से आके जुड़ें, और निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आप लोग को लाभ मिलेगा। मिलते हैं आप लोग को टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।